भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अक्सर दूसरी पार्टियों पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रहती है। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, समाजवाद पार्टी और आरजेडी जैसे पार्टियां कई बार इन आरोपों का जवाब उतनी मजबूती से नहीं दे पाती जितना उन्हें देना चाहिए। इसी वजह से जनता भी इन आरोपों को पूरी तरह सच मानकर बीजेपी के सुर में सुर मिलाती नजर आती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लगाए हुए ये आरोप सच के कितने करीब हैं? आप देख रहे हैं कलमलो की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं स्वालिहा वसीम। आज हम बात करेंगे क्या वाकई वंशवाद का मुद्दा सिर्फ विपक्षी पार्टियों तक सीमित है या फिर बीजेपी भी वही करती है जिसका आरोप वह दूसरों पर लगाती है। बिहार में हाल ही में एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है जिसमें 32 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक ही नाम का है, निशांत कुमार। यह वही निशांत कुमार है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत को पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और वह भी सीधे स्वास्थ्य मंत्री के पद पर। यह इसलिए बड़ा मुद्दा बना क्योंकि खुद नीतीश कुमार हमेशा इस छवि को गढ़ते आए थे कि वे वंशवादी राजनीति से पूरी तरह दूर है और वे अक्सर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर इसी बात को लेकर हमला करते रहे कि लालू यादव अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि निशांत की बिहार की राजनीति में कोई बड़ी या दिखाई देने वाली पब्लिक एक्टिविटी पहले नहीं रही। इसी वजह से उनका अचानक मंत्री बन जाना राज्य और देश दोनों जगह वंशवाद की बहस को और तेज कर गई। बिहार में एनडीए के भीतर केवल यही एक मामला नहीं है, उसी सरकार में दो और नेताओं के नाम काफी चर्चा में रहे। उपेंद्र कुशवाहा, जिनके परिवार के सदस्य भी लगातार राजनीति में आए हैं, वही जीतन राम मांझी, उनके बेटे को भी राजनीति में अहम मौके मिलते रहे। इससे सवाल उठता है कि जब एनडीए के भीतर ही पारिवारिक राजनीति के इतने उदाहरण मौजूद हैं, तो फिर विपक्ष पर आरोप लगाना कितना मजबूत रह जाता है। यह मुद्दा सिर्फ बिहार या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। एक राष्ट्रीय अध्ययन बताता है कि भारत में हर 5 में से एक नेता किसी राजनीति परिवार से आता है। इसका मतलब यह है कि वंशवाद पूरे देश की राजनीति में गहराई से मौजूद है। युवा नेता राजनीति में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिकट अक्सर उन्हीं परिवारों में घूमते रहते हैं जो पहले से सत्ता में रहे हैं। इससे यह धारणा बनती जा रही है कि राजनीति एक बंद क्लब बन गई है जहां नए लोग आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं अगर कोई नेता का बेटा और वह मेहनती और योग्य है तो उसे राजनीति में आने से क्यों रोका जाए। लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि पारिवारिक पहचान की जगह योग्यता और जनसेवा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, विशेष रूप से तब जब जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता सालों सेवा करते हैं, लेकिन टिकट आखिरकार कुछ चुनिंदा परिवारों को ही मिलता है। अगर सत्ता के कुछ पदों पर सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के परिवार के लोग और निशांत कुमार जैसे चेहरे तेजी से ऊपर आने लगे तो फिर युवा कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टूटना लाजमी है। विपक्ष पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगाने वाला एनडीए खुद भी उसी राजनीति संस्कृति को बढ़ावा देता दिख रहा है और यही कारण है कि विरोधियों का तर्क मजबूत होता जा रहा है कि जब एनडीए में ही वंशवाद मौजूद है तो वह दूसरों पर आरोप कैसे लगा सकता है। निशांत कुमार का उदाहरण इस बहस को नई दिशा देकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या एनडीए अपनी सत्ता बचाने के लिए उसी राजनीति का इस्तेमाल कर रहा है जिसका वह विरोध करता है? तो कुल मिलाकर वंशवाद भारतीय राजनीति का एक अस्थायी हिस्सा बन चुका है। इसे लेकर कोई भी पार्टी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरी तरह अछूत नहीं दिखती। कहीं योग्यता हावी होती है तो कहीं पारिवारिक पहचान। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, क्या वंशवाद राजनीति को नुकसान पहुंचाता है या भारत के सामाजिक ढांचे का हिस्सा बन चुका है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।